मायूस मत होना ऐ जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पे। तो आप आ चुके हैं हमसे मिलने और हम लोग आज देखेंगे प्राचीन हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर देखेंगे। और इसके पहले मैं बता दूं कि हमारा जो मेडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा था वो कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। प्राचीन हिस्ट्री की कुछ वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, याद करने का प्रयास कर देंगे। तो कैसे हो आप सभी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई, और क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी तो आप लोग मज़े पानी ले रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं है। और हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पता नहीं कि ये वीडियो आज डलेगी या कल, तो हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग जन्माष्टमी का आनंद ले रहे होंगे, और कुछ लोग तो व्रत भी होंगे। हाँ, कुछ लोग तो व्रत भी होंगे, तो उनका भी अब देखिए रात्रि हो चुका है, 12 बज चुका है। तो आप लोग अपना पानी पी लीजिएगा, खाना पीना जो कुछ भी खाना होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चालू करते हैं एंशियन हिस्ट्री या प्राचीन हिस्ट्री कहते हैं। प्राचीन हिस्ट्री के हम लोग वीडियो को देखेंगे और शुरू से एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे, अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। और हाँ, इससे चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, डीआरडीओ हो, एसएससी हो, चाहे जो कुछ भी हो, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। आप देखिए ध्यान से, बोर्ड पर हमने लिखा है, पूरी फिगर इस तरह से बना चुका हूँ, लिख चुका हूँ। तो चालू करते हैं अब। और उसके पहले बता दूं कि आप यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक वाइक तो कर देना, हो सकता है शेयर भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो है यहाँ आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, प्राचीन भारत के इतिहास में कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज आ जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ से और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। जैसे लिखा है यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास, हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास कितने भागों में विभक्त है, क्या क्या उसमें है। और जो भाग हैं, यानी जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास में 3 भाग हैं, और उसमें पहले भाग को देखेंगे पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। इसमें हम लोग देखेंगे भी पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल क्या क्या होता है। बस बने रहिएगा 25 से 30 मिनट, और इसमें हम सब कुछ आपको सिखा देंगे और याद भी हो जाएगा देखते देखते। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। आपका यहाँ पर देखिए क्या है कि प्राचीन भारत का इतिहास में जो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि स्रोत किस प्रकार से स्रोत मिला, और उस स्रोत के हिसाब से इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट का क्या नाम दिया गया, तो फर्स्ट का प्रागैतिहासिक काल नाम दिया गया, और फिर सेकेंड का आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी कि इतिहास, प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इस 3 भागों को बांट दिया गया है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो प्रागैतिहासिक काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, जिसमें लिखित साक्ष्य न हो, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। यानी कि जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हमको पता चला है कि प्रागैतिहासिक काल का कुछ विवरण मिला है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम एक प्रकार से संभावना जता सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल भी रहा होगा। फिर उसके आगे चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य जो है उसको पढ़ा नहीं गया है। आप पढ़ेंगे क्या, पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, ले लीजिएगा, इसका फिगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए कौन कौन पढ़ लेते हैं। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल में अभी तक तो
लिखा मिला चुका है, यानी कि लिखा भी ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदी में या मराठी में या उर्दू में फारसी में लिखे हैं, ऐसा नहीं है। उसका एक आधार था जो कि चित्र, जैसे कि अब इस प्रकार से जो चित्र है, अब इस प्रकार के चित्र को क्या कहेंगे, वो अपने लैंग्वेज में लिखते थे। अब जैसे कि ऐसे इस प्रकार से चित्र जो कुछ भी अपना उनको समझ में आता था उस प्रकार के चित्र को वहाँ पे बना देते थे। अब उसी चित्र के आधार पर उनको पढ़ना होता था और वो अपना पढ़ लेते थे। बट हम लोग तो क्या हुआ, हम लोग तो खोज लिए हैं लेकिन अभी तक तो मिला हुआ नहीं है। हम लोग तो खोजे हैं लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल में हमको लिखा भी मिला हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हुआ है, हम भी पढ़े भी हैं। तो सब कुछ क्या है, ऐतिहासिक काल में क्या है, हमको लिखा हुआ मिला है और साक्ष्य भी मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य भी, और दोनों को पढ़ भी लिए हैं। बात क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर मिट गया हमारा इस प्रकार से ना। अच्छा, अब देखिए क्या है, हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले पढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल को हमने देखा कि रॉबर्ट बुशफ्रूट ने, यदि बात करें रॉबर्ट बुशफ्रूट की, तो रॉबर्ट बुशफ्रूट ने सबसे पहले खोज की थी। किसकी खोज, प्रागैतिहासिक काल की खोज सबसे पहले कौन की थी, तो रॉबर्ट बुशफ्रूट ने। आप इसको नाम याद कीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो बुशफ्रूट ने। लेकिन बुशफ्रूट के बाद में 1820 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, एक खगोलविद आते हैं जिनका नाम है जगैनस थॉमसन। अब देखिए जगैनस थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांट दिया। जगैनस थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांट दिया। अब कौन कौन से भाग हैं, प्रागैतिहासिक काल के कौन 3 भाग हैं। देखिए पहला क्या है, पाषाण काल, फिर कांस्य युग काल, फिर लौह युग। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, इस प्रकार से। अब इसमें कांसा टीन को मिला करके कांस्य युग बनाया गया है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तांबा टीन को। तो और यहाँ पर लौह युग है, लौह युग। इस प्रकार के 3 काल को विभाजित किया है कौन, जगैनस ने, प्रागैतिहासिक काल में। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में, अब देखिए यहाँ क्या है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कर्निंघम। अब देखिए सबसे पहले अलेक्जेंडर कर्निंघम ने भारतीय पुरातत्व के जनक होते हैं, जो कि सबसे पहले खोजकर्ता में इनका नाम आता है, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में। कौन, यहाँ देख सकते हैं अलेक्जेंडर कर्निंघम। अच्छा, इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए जो पाषाण काल है, अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, फर्स्ट क्या है, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होना चालू हो चुका होगा। सबसे पहले ये बात देखिए कि सबसे पहले क्या है, एक प्रकार का इतिहास है। अब इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल जिसमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, लिखित प्रमाण नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित प्रमाण भी मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला गया है। ऐतिहासिक काल में तीनों मिला गया है, मतलब दोनों, लिखित भी मिला है, उसको पढ़ा भी गया है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला गया है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल है, उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब देखिए पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं और आज हम पाषाण काल को ही पढ़ेंगे। तो पाषाण काल में कौन से 3 भाग हैं, तो पाषाण काल में कौन है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 प्रकार के काल इसमें देखे जाते हैं। कौन में, पाषाण काल में। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पाषाण काल का तीनों हम लोग स्थिति बना चुके हैं और हमको यहीं पर आज पढ़ना है। देखिए क्या है, सबसे पहले आधार इसका क्या है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए काल यहाँ पर लिखा होगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या है, काल है ना, यहाँ पे काल है। अब देखिए काल में हम लोग क्या देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का कब से कब तक समय रहता है, मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल का कब से कब तक समय रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग, देखिए नजर गड़ाइए थोड़ा सा इधर। देखिए क्या, पूरा पाषाण काल में 25 लाख बीसी से, बीसी एडी आप जानते होंगे। बीसी क्या है, एडी क्या है, बीसी क्या है, एडी क्या है ना। अच्छा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं। तो देखिए बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी का मतलब है ईस्वी ना। तो बीसी मतलब कि 25 लाख
ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का समय चलता है। अब पूरा पाषाण काल के समय से आगे हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या है कि 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक चलता है। कौन कौन सा मध्य पाषाण काल। अब देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक प्रकार से क्रिएट होगा, लेकिन हम कन्फ्यूजन आने नहीं देंगे। देखिए क्या है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में हमने क्या बताया कि 10,000 BC से 1,000 BC तक नवपाषाण काल का समय चलता है। लेकिन आप कहोगे कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में भी तो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक समय चल रहा है। नहीं दोस्त, देखिए क्या है, थोड़ा सा माजरा समझ लीजिएगा। माजरा क्या है ना, देखिए क्या है मध्य पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल का जब समय चल रहा था तो कुछ क्षेत्र यहाँ है और कुछ क्षेत्र यहाँ है ना। अब देखिए कुछ क्षेत्र यहाँ, कुछ क्षेत्र यहाँ है। अब इसमें जो है, इसमें कोई नई नई खोज और नई नई आविष्कार नहीं हुए थे। इस प्रकार से इस काल के जो लोग जी रहे थे वो कौन से हैं, तो मध्य पाषाण काल के लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ में पैरेलल में यहाँ क्या कुछ लोग विकसित हो गए थे, खेती करना और सब पशुपालन करना, इस प्रकार से जो कुछ भी थोड़ा सा क्या जानकार हो चुके थे। तो यहाँ क्या चल रहा था, मध्य पाषाण काल। लेकिन आप लोग यदि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो आप लोग बस याद कीजिएगा कि नवपाषाण काल का समय कब से है, तो 4,000 BC से लेकर के 1,000 BC तक, उत्तर वैदिक काल के समय तक यह चलता था। अब देखिए क्या है, अब ये तो हमारा समय काल टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड तो याद हो चुका होगा, 25,000 से 10,000 BC तक, फिर 10,000 से 4,000 BC तक, फिर 10,000 से 1,000 BC या 4,000 से 1,000 BC। अब देखिए आगे चलते हैं काल लक्षण में। यहाँ क्या है लक्षण ना, लक्षण क्या है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों लोगों के बीच में जो लक्षण हैं, कौन कौन से उनके लक्षण भिन्न हैं, उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी, शिकार करना। जैसे कि हम लोग जंगल में, जैसे पहले आप लोग कहानी सुने होंगे, कभी राजा दशरथ का, तो कभी और श्री राम जी का, और मतलब कि बहुत से जो लोग होते हैं जो मतलब पहले के ज़माने में आते थे, तो उनका आप लोग यदि नाम सुने होंगे तो आखेटक करते थे या शिकारी करते थे ना। तो वही शिकारी करने का कार्य जो था ये पूरा पाषाण काल में लोगों को पास था। आखेटक करना या शिकार करना, जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे। और क्या था, खाद्य संग्राहक। अब खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग को 2 दिन 4 दिन के लिए भोजन इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा कैसे करेंगे, अब एक जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पर शिकार कर रहे हैं, सभी हिरण भाग जा रहे हैं, अब वहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि अपने खाद्य को, खाने योग्य पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे तो कृषि और पशुपालन नहीं है। कृषि और पशुपालन, कोई कृषि न कोई पशुपालन करते थे, वह जंगली जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब इसमें हम चलते हैं आगे, तो आखेटक शिकारी, इसमें भी आखेटक शिकारी थे। खाद्य संग्राहक, इसमें खाद्य संग्राहक थे। लेकिन इसमें एक नई प्रकार की शुरुआत हो गई जो देखने को मिलती है, पशुपालन की शुरुआत। क्या, पशुपालन की शुरुआत। इसमें जो मध्य पाषाण काल में है, पशुपालन की शुरुआत देखने को मिल जाती है। अब लेकिन अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसमें पशुपालन की शुरुआत हुई तो कौन से पशु आए, कि गाय आई या बकरी आई या भैंस आई, कुछ प्रकार से आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले कुत्ता को मतलब कुत्ता को पाला गया, इसमें मध्य पाषाण काल में। अब हम यदि नव पाषाण काल में जाएं तो नव पाषाण काल यानी कि सबसे भिन्न हो चुका था। जैसे यहाँ पर कृषि की और पशुपालन की प्रथा चलने लगी, कृषि और पशुपालन की शुरुआत होने लगी। उसके बाद में स्थायी निवास का प्रारंभ हो गया। अब स्थायी निवास का मतलब समझते हैं, जैसे कि हम लोग कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, स्थायी निवास करेंगे या नहीं। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या करते थे अभी तक लोग, यहाँ पर अभी कुत्ता एक
छोटा प्राणी है वहीं कुत्ता पालते थे, पोसते थे। और यहाँ पर खाद्य संग्राहक यानी कि खेटक शिकारी करना, यहाँ पर खेती होती होता नहीं था, यहाँ पर भी खेती होती नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जब खेती होने लगा तो क्या करोगे, एक जंगल से दूसरे जंगल में चले जाओगे, यहाँ पर खेती करोगे, खेती करने के बाद में दूसरे जंगल में चले जाओगे, इस प्रकार से खाना पीना मतलब कि भोजन शिकार के लिए जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या भी पशुपालन, जब पशु पाल लिए हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जा नहीं सकते, तब वहाँ से प्रारंभ होता है स्थायी निवास का। स्थायी निवास का यानी कि स्थायी निवास करने का प्रारंभ कब से होता है, तो यही अंतिम में जो नवपाषाण काल है उसी में से होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे देखिए क्या है औजार। इसमें औजार कौन कौन से होते हैं, देखिए जो पूरा पाषाण काल के लोग हैं, पूरा पाषाण काल के लोग अनभिज्ञ थे भाई, वो लोग मूर्ख थे। आप तो चालाक हो चुके हैं। वो मूर्ख थे, वो मूर्ख क्या करते थे कि बड़ी बड़ी औजार लेते थे। अब जैसे एक हिरण को मारना हो गया तो अब दो लोग तो औजार ही उठा करके ले जाकर उसको मारने का प्रयास करेंगे, तब तक तो हिरण भाग गई। अब क्या करना पड़ेगा, भूखा ही रहना पड़ेगा। तो इसमें के जो लोग थे ना, क्वार्टरजाइट, सल्क और ब्लेड आदि का इस्तेमाल करते थे, जो कि बड़े बड़े औजार के रूप में देखे जाते हैं। अब बड़े बड़े औजार से हमने बता दिया कि इससे कि दो लोग उसको उठाएंगे, उसको चलाने में दिक्कत होगी और तब तक तो शिकार भाग गया, हाथ से निकल गया। फिर इसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ, विकसित होने के बाद में मध्य पाषाण काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में क्या होगा, माइक्रोलियन सूक्ष्म पत्थर, माइक्रोलियन सूक्ष्म पत्थर। अब माइक्रोलियन सूक्ष्म पत्थर के बाद में माइक्रोलियन सूक्ष्म पत्थर यानी कि छोटे छोटे पत्थर। अब जैसे कि इतना बड़ा हो गया पत्थर, अब इससे भी मार देते हैं। और क्या हो गया, जैसे कि मनुष्य का हड्डी, यहाँ पर एक प्रकार से और लिख सकते हैं, हड्डी यानी किसी भी जीव जानवर की हड्डी हैं, उन हड्डियों से उनका शिकार करना प्रारंभ कर देते हैं। कौन कौन से, मध्य पाषाण काल के लोग में माइक्रोलियन सूक्ष्म पत्थर यानी कि छोटे पत्थर को नुकीलेदार बनाते थे, और यदि हड्डी पा जाते थे नुकीलेदार तो उसको बनाते थे, उससे अपना शिकार करते थे, जिससे कि उनको शिकार करने में आसानी होती थी। इस प्रकार से अब नवपाषाण काल में स्लेब के बने औजार, स्लेब के बने औजार का प्रयोग करते थे। कौन, नवपाषाण काल में। अब देखिए क्या होता है, खोज। सबसे पहले इसमें देखिए खोज। अब खोज कौन कौन से खोज किए हैं, तो पूरा पाषाण काल में यदि हम बात करें तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था, जैसे बड़े बड़े पत्थर चट्टान लेते थे, अब उस चट्टान को एक स्थान यानी कि शिकार करते थे, शिकार करने में उस पत्थर को फेंकते थे, और जब फेंकते थे तो दूसरे पत्थर टकराता था तो वहाँ से आग उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया, यानी कि यहीं से कहा जाता है कि आग का प्रारंभ हो जाता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो बांस होती है और जो बम्बो होता है ना, बांस करील, वो बांस जो होती है एक में जब रगड़ करती है तो वहाँ से भी आग उत्पन्न होता है, लेकिन जहाँ तक है सत्य है। तो इस प्रकार से वहाँ से आग हुई, यानी कि जो पत्थर फेंकते थे पत्थर से भी आग उत्पन्न हो गया। लेकिन इनका जो था, अब आग तो उत्पन्न हो गया, लेकिन इनको क्या मालूम कि आग का हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो लोग थे, यहाँ कच्चे भुने मांस को खाते थे, कच्चे मांस को खाते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लोग आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए, यानी कि कच्चे मांस को भून करके खाने लगे। भून करके क्या हुआ, एक थोड़ा सा कहानी बैकग्राउंड, आप कक्षा 8वीं या 7वीं क्लास में पढ़े होंगे, हमने भी पढ़ा था, अब क्लास तो भूल गए कौन से क्लास थी, उसमें पढ़ा था कि जो हमारा परिवेश था इसमें, कि जो एक बार जंगल में आग लग जाती है, और जंगल में आग लगने के बाद में कुछ जीव जंतु जो होते हैं मर जाते हैं, या कह सकते हैं भुना हुआ हो जाते हैं। तो उनको जब खाते हैं वो मध्य पाषाण काल के लोग, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, यार इतना अच्छा भोजन। तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया आग का प्रयोग करना, यानी कि आग को जलाते थे, उनको पकड़ते थे, उनको भूनते थे और उस प्रकार से अपना भोजन प्रारंभ कर देते थे। तो मध्य पाषाण काल के लोग आग का प्रयोग करना जान गए। अब देखिए नवपाषाण काल के लोग ने पहिया, कृषि और कह सकते हैं समाज, ग्राम बस्ती आदि का, यानी कि एक प्रकार से बस्ती, यानी जो पहले लोग थे पहले वनों में घूमते थे, वनों में रहते थे। लेकिन जब नवपाषाण काल में आ गए तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। समाज का, कृषि का भी इसी के समय होता है। और सबसे पहले यदि कृषि की बात करें तो सबसे पहले गेहूँ को उगाया गया था। अब देखिए क्या है कि समाज, ग्राम बस्ती, यानी कि जब कुछ लोग इकट्ठा होने लगे तो समाज बनता गया, छोटे छोटे बस्तियाँ बनती गई, छोटे छोटे
शहर बनते गए, इस प्रकार से देखने को मिलता है नवपाषाण काल में। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब देखिए अंतिम पॉइंट की हम लोग चलते हैं जो कि महत्वपूर्ण स्थल की ओर से है। अब देखिए आग का उपयोग, आग का प्रयोग, इस प्रकार से पहिए, ये सब तो पढ़ा चुका। अब देखिए आग, अब महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिले हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अतिरम पक्कम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। आप लोग यदि तमिलनाडु में गए होंगे तो अतिरम पक्कम घूमे होंगे तो मालूम होगा आपको कि अतिरम पक्कम तमिलनाडु में पड़ता है, हथनौरा एमपी में पड़ता है। यानी कि अतिरम पक्कम और हथनौरा दोनों से क्या मिले हैं, मानव के खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य। मानव के खोपड़ी जो कंकाल होता है ना, इसका जो प्रथम साक्ष्य तो अतिरम पक्कम और हथनौरा। अतिरम पक्कम तमिलनाडु में, हथनौरा मध्य प्रदेश में। यहाँ से मानव की जो खोपड़ी होती है, कंकाल होती हैं, उसका साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, साक्ष्य ये सब जो हम बता रहे हैं कि इसका कैसे मिला है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो C14 कार्बन 14 का प्रयोग करके जो हमारी पुरानी बातों का, यानी कि पुरानी ये कह सकते हैं संस्कृति का पता लगाया जाता है। अब कहोगे कि जो पहले कुत्ता थे, अब उन कुत्तों का साक्ष्य कैसे मिला, चावल का साक्ष्य कैसे मिला, तो आप कहोगे यार इतना पुराना, उतना में तो सड़ गल जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, वो जो कार्बन 14 का प्रयोग करके इसका पता लगाया जाता है। तो देखिए मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और देखिए भीमबेटका जो कि एमपी नर्मदा घाटी में स्थित है, भीमबेटका, यहाँ से प्रथम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। चित्र जो फिगर होता है ना, चित्र वही जो फिगर होता है उसी का साक्ष्य कहाँ से, तो भीमबेटका जो कि नर्मदा एमपी में पड़ता है, नर्मदा घाटी में स्थित है। अब देखिए जो मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो हमारे यूपी में पड़ता है। आप लोग चौपानी मांडो से होंगे तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि नहीं हम भी चले आएंगे कभी देखने के लिए। तो यूपी से। और देखिए मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड क्या होता है, मृदभांड जो मट्टियों के, यहाँ पर हमने लिखा है कि मिट्टी के बर्तन, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन देखे हैं आप, नहीं देखे हैं, दिखा दे क्या अभी अभी। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो है ना इसको क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन कहते हैं। लेकिन ये क्या है, पकाया हुआ मिट्टी का बर्तन है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत इसको ला कर रखते हैं, कभी कभी गर्मियों में इसमें पानी पिया जाता है। तो आप लोग यदि यूपी से होंगे तो आप जानते होंगे इसका क्या प्रयोग है। तो देखिए क्या होता है इसमें जो है प्रथम चित्रकारी के इसमें क्या है कि मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया गया है, किसमें, चौपानी मांडो में। अब देखिए क्या है, बागौर राजस्थान और आदमगढ़, इन दोनों में से सबसे पहले पालतू पशु का अवशेष मिला है। पालतू पशु का अवशेष मिला है, किसका, पालतू पशु का अवशेष। कहाँ पर, बागौर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ यहाँ से पालतू पशु का अवशेष मिला है। अब चलते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कहाँ कहाँ से रिलेटेड हैं, तो बुर्जहोम जो कि कश्मीर में पड़ता है, बुर्जहोम में गतवास का निवास। गतवास यानी कि गड्ढे में निवास करना, गड्ढे में निवास, गतवास का अवशेष मिला है, जो कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की साक्ष्य मिला है। यानी कि गतवास क्या मतलब है कि गतवास में यदि मालिक जो, जैसे कि हम कुत्ते जिलाए हैं तो यदि हमारी मृत्यु होती है तो हमारे कब्र के साथ में उस कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य कहाँ, नवपाषाण काल में मिला है। और किस, बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है स्थित ना। अच्छा, अब चलते हैं चिरांद जो कि बिहार में है, इसमें यहाँ से क्या मिला है, औजार के साक्ष्य मिले हैं। और फिर क्या है, कोल्डीहमा यूपी में जो पड़ता है, कोल्डीहमा यूपी में, यहाँ के चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। और जो है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान जो कि सिंधु सभ्यता का अंतिम पश्चिम बिंदु है। तो बलूचिस्तान है जो कि कृषि का साक्ष्य मिला है बलूचिस्तान में। तो यहाँ से हम लोगों का कंप्लीट होता है नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और यहाँ पर हमने देखा प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, पाषाण काल, कांस्य युगीन, लौह युगीन, अलेक्जेंडर कमिंघम, इस प्रकार से जो कुछ भी बने हैं आज हमने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी है, आपको अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट जरूर लिखिएगा। और कैसे हो आप सभी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और दिल तो खुश कर देते हैं आप लोग कमेंट की वजह से ही। तो चलिए दोस्तों,
चालू करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अलग सीखने के लिए। आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में, सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, थोड़ा सा उसके विषय में, उसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं। और वीडियो भी लंबी हो चुकी होगी, आपको देखने में बोर भी हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।